गुड मॉर्निंग बेटा। आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग आज थर्मो-डी के अगले लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में बेसिक बातें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीख लिया था। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस पढ़ लिए थे, वर्क डन इन ए प्रोसेस सीख लिया था, कैसे निकालते हैं किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का वर्क डन, ये सब हम लोग सीख चुके हैं। आज मैं शुरू कर रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में बातें करना। कौन सी प्रोसेस के बारे में? आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं पहले ही बता चुका था, आइसो वर्ल्ड का मतलब रहता था यहाँ पर सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहे, वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर सेम रहे उसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। तो एक लाइन की डेफिनेशन बन गई है, द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और ये बहुत बड़ी लाइन है, इससे बहुत सी बातें जोड़ेंगे हम अभी एक एक करके। क्या बोला मैंने? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। वो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत सिंपल सी कहानी थी। अब इस कहानी को अचीव करने के लिए कुछ कैसे हम इस रियल लाइफ में अचीव कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको अगर पता हो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या था, ये था एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम जिसमें यहां पर हम जनरली मानते थे कि क्या फिल किया हुआ है? आइडियल गैस फिल की हुई, और ये एक पिस्टन लगी हुई है। ये क्या है? एक पिस्टन है। अब एक दो बातें और बहुत ध्यान से सुनना। अगर मैं किसी गैस को कंप्रेस कर दूं, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सीख लिया है, मुझे उम्मीद है सीख लिया है, और वहां पर क्या सीखा था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ऐसा हमने सीख लिया है। तो मैं अब आप इन सब चीज़ों को दूर करके आपको एक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, मैंने इसको कंप्रेस किया, यानी एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस मैं कर रहा हूँ, मैंने इसको कंप्रेस किया। कंप्रेस करने पर जरा ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको कंप्रेस करूँगा तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको मैं एनर्जी दे रहा हूँ। कौन एनर्जी दे रहा है? जब मैं इसको कंप्रेस कर रहा हूँ तो जो उसकी वॉल है पिस्टन की, वो उसको एनर्जी दे रही है, और इस एनर्जी की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, इसका टेम्परेचर बढ़ सकता है। लाइन सुनी? बट हम क्या चाह रहे हैं कि टेम्परेचर कैसा रहे? कांस्टेंट। हमने नाम क्या बोला है इक्वेशन का या अपनी प्रोसेस का? आइसोथर्मल प्रोसेस। मैं चाह रहा हूं कि मेरी प्रोसेस कैसी रहे, उसका टेम्परेचर ना बदले, यानी कि मैं कंटेनर को कंप्रेस भी कर दूं, मैं अपनी पिस्टन को कंप्रेस भी कर दूं, और उसका टेम्परेचर भी ना बढ़े। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? बात सुनना। मैंने इसको कंप्रेस किया, कंप्रेस करने का मतलब मैंने इस गैस की एनर्जी बढ़ा दी है, और एनर्जी बढ़ा दी मतलब मैं टेम्परेचर बढ़ा चुका हूं, लेकिन उसको मुझे कांस्टेंट रखना है, मुझे टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना है। तो एक इसका अच्छा सा उपाय ये है कि जितनी भी हीट यहाँ पर एक्स्ट्रा डेवलप हो वो कहाँ चली जाए? बाहर चली जाए। जितनी भी हीट यहाँ डेवलप हो, जितना भी टेम्परेचर इसका बढ़े, वो हीट कहाँ चली जाए? वो हीट बाहर चली जाए। और हीट एक कंटेनर के अंदर से बाहर जा रही है, एक सिस्टम के अंदर से बाहर जा रही है, इसका मतलब उसकी वॉल्स कैसी हैं? उसकी वॉल्स डायाथर्मिक हैं, उसकी वॉल्स डायाथर्मिक हैं। तो मैं क्या एक हेडिंग बोलने जा रहा था आपके सामने, आपने सारी बातें सुनी होंगी आई थिंक जितना मैंने बोला है। तो हेडिंग क्या बोली मैंने? ये हो गई प्रोसेस कंडीशंस फॉर डायाथर्मिक प्रोसेस। क्या बोल दिया मैंने? डायाथर्मिक नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस। अरे बात सुन ली है आपने, मैंने क्या बोली कि आइसोथर्मल प्रोसेस तो सर आपने पढ़ा दी है, जिसमें क्या नहीं होता है? टेम्परेचर चेंज नहीं होता। लेकिन क्या किन कंडीशंस में ऐसा हम अचीव कर सकते हैं, यानी कि किसी आइसोथर्मल प्रोसेस को कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस लगेंगी, कब हम ऐसा करा पाएंगे? तो पहली कंडीशन मैंने बता दी, वॉल्स मस्ट बी डायाथर्मिक।
जिन लोगों को याद ना हो या जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनको बता दें, डायथर्मिक का मतलब होता है कंडक्टिंग वॉल्स। कंडक्टिंग वॉल्स मतलब जिनसे हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। पहली कंडीशन सुन ली सॉरी। क्यों वॉल्स होनी चाहिए डायथर्मिक? कि अगर मैं गैस को कंप्रेस कर रहा हूं तो गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका अपोजिट बोलेंगे, अगर गैस एक्सपेंड करती है तो इसका टेम्परेचर घटेगा। अगर गैस एक्सपेंड कर रही है, अपनी एनर्जी दे रही है, किसको? एक्सपेंशन में खर्च कर रही है अपनी एनर्जी, उसकी एनर्जी कम हो गई, उसका टेम्परेचर घटेगा। लेकिन हमने तो कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है। और अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है तो उसको, किसी का टेम्परेचर गिर गया है तो उसको क्या ज़रूरत होगी? उसको बाहर से हीट की ज़रूरत होगी। और बाहर से हीट की ज़रूरत होगी तो वो कहाँ से लेगी हीट को? सराउंडिंग से लेगी। आई थिंक आपने सेंटेंस सुना है कि जब कंप्रेशन होता है या एक्सपेंशन होता है तो टेम्परेचर में डेफिनेटली चेंज आता है। उस चेंज को ख़त्म करने के लिए, टेम्परेचर के चेंज को ख़त्म करने के लिए, मतलब सिस्टम में एनर्जी हीट बराबर रहे, उतना ही टेम्परेचर रहे, हमें या तो बाहर हीट देनी पड़ती है या बाहर से हीट लेनी पड़ती है। उसके लिए वॉल्स कैसी होनी चाहिए? कंडक्टिंग होनी चाहिए। ये हमारी पहली कंडीशन है। अब एक और बात, बहुत छोटी सी बात है। दूसरी कंडीशन की बात करने जा रहा हूँ। दूसरी कंडीशन ये कहती है कि ये जो वॉल्स हैं, ये तो हमने कंडक्टिंग कर ली, मतलब हीट का ट्रांसफ़र मैंने अलाउ कर दिया है। एक बात बताना, हीट का ट्रांसफ़र ऐसी प्रोसेस नहीं है कि इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। दिस इज़ नॉट एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि मैंने एक बर्नर पे एक पानी गर्म करने के लिए रखा, बर्नर गर्म है, पानी ठंडा है, हीट दे रहा है, तो ऐसा थोड़ी होता है बर्नर पे रखा और पानी गर्म, पूरा पानी बराबर एकदम बराबर से गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता ना। धीरे धीरे प्रोसेस कंटिन्यू होती है, धीरे धीरे गर्म होता है। हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाएं, या फिर मैं सब छोड़िए, गर्म पानी ठंडा पानी छोड़िए, हम सर्दी के दिनों में बाहर से आए, सर्दी के दिनों में कहाँ से आए? बाहर से आए, और हमने अपने किसी मित्र से हैंडशेक किया, जिसको जो बहुत गर्म कमरे में बैठा हुआ था, उससे हैंडशेक किया, उसका हाथ गर्म है, मेरा हाथ ठंडा है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? पहले तो वो हाथ ही छुड़ा लेगा, बाई चांस सीधा साधा सज्जन था, उसने हाथ नहीं छुड़ाया, तो धीरे धीरे आपका हाथ गर्म होने लगता है, उसका हाथ आपके, दोनों का एक इक्विलिब्रियम बनने लगता है। वो जो इक्विलिब्रियम बन रहा है वो इंस्टेंटेनियसली नहीं बन जाता, टाइम लगता है, हाथ गर्म होने में टाइम लगता है। और ये जो टाइम है, इसी के बारे में हमारी अगली कंडीशन बनने जा रही है। थोड़ा ध्यान से सुनना। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो हमें हीट को ट्रांसफ़र होने का टाइम देना पड़ेगा, हमें हीट को ट्रांसफ़र होने का टाइम देना पड़ेगा। और देना पड़ेगा इसका मतलब है मैं प्रोसेस को बहुत तेज़ी से नहीं करा सकता, मैं इसको बहुत तेज़ी से कंप्रेस नहीं कर सकता, मुझे इसको कंप्रेस करना पड़ेगा बहुत धीरे धीरे। प्रोसेस कैसे कंप्रेस करनी पड़ेगी? कंप्रेस या एक्सपेंशन जो भी मैं कर रहा हूँ, यानी कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए। क्यों स्लो होनी चाहिए? बिकॉज यहाँ से बाहर तक हीट ट्रांसफ़र होने में इट विल टेक सम टाइम, कुछ टाइम लगता है हीट को ट्रांसफ़र होने में। तो वो जो टाइम लगता है उसको, हम क्या चाहते हैं कि टेम्परेचर हमेशा कैसा रहे? कांस्टेंट। मैंने एकदम से कंप्रेस कर दिया तो टेम्परेचर तो बढ़ गया, फिर उसके बाद आप कंडक्टिंग वॉल लगाए हो तो लगाते रहो, वो थोड़ी देर में धीरे धीरे टेम्परेचर कम करेगा। लेकिन हम क्या चाहते थे? हमेशा टेम्परेचर कैसा रहे? कांस्टेंट। तो दूसरी कंडीशन हमारी है प्रोसेस मस्ट बी स्लो। अब क्यों स्लो होनी चाहिए बात सुनी हमने? स्लो होने से हीट ट्रांसफ़र होने का सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? उस प्रोसेस को कराने की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कब हम करा सकते हैं उस प्रोसेस को? तो ये कंडीशंस हैं। प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? स्लो होनी चाहिए। वॉल्स कैसी होनी चाहिए? डायथर्मिक। एक नंबर का क्वेश्चन, सबको रटा रहता है हर समय 24 घंटे दिमाग पर। समझ में आ गई है बात? आ गई है, मैं इसको तुरंत ध्यान से क्लीन कर रहा हूँ। लिख भी लिया होगा आपने आई थिंक। अब एक दो बातें और करेंगे। अभी भी कौन सी प्रोसेस चल रही है? थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, सॉरी आइसोथर्मल प्रोसेस ही चल रही है। क्या बोले हम? एक बात बताओ, आइडियल इक्वेशन हमको सबको याद है, आइडियल गैस इक्वेशन। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन
क्या थी आइडियल गैस इक्वेशन? अरे केमिस्ट्री में खूब पढ़ी है, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। यहां पर एन नंबर ऑफ मोल्स थे, गैस कांस्टेंट था, टी इज द टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। सब बातें सुन ली। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या टी कांस्टेंट है? टी क्या है? कांस्टेंट है। ये कोई बड़ी बात नहीं बोल दी मैंने। अगर टी कांस्टेंट है, आर तो पहले से ही कांस्टेंट है। आर क्या था? गैस कांस्टेंट, का नाम ही गैस कांस्टेंट है, वो तो है ही कांस्टेंट। टी भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, वो तो जितने हैं उतने ही रहने वाले हैं, कम ज़्यादा तो होने वाले हैं नहीं। मैं कहीं से गैस तो उसमें भर नहीं दूंगा और मोल्स तो ला नहीं दूंगा। तो यानी कि ये पूरा का पूरा RHS कैसा हो गया है? कांस्टेंट हो गया है। पूरा का पूरा RHS कांस्टेंट होने का मतलब P और V का प्रोडक्ट कैसा है? कांस्टेंट। P और V का प्रोडक्ट कैसा है? कांस्टेंट। और हिंदी में बोलें, इसी को मैं लिख सकता हूं कैसे करके, P अगर V इधर भेज दे तो कांस्टेंट के डिवाइड में V हो जाएगा। P इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से देख लो, P इज इक्वल टू क्या बना? nRT अपॉन V। P इक्वल टू क्या बना? nRT अपॉन V। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि P इज रेसिप्रोकल टू V है? P इज रेसिप्रोकल टू V है। अरे प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा, रेसिप्रोकल का मतलब हिंदी में इतना सा होता है। PV इक्वल टू कांस्टेंट है। अगर मैं दो स्टेट्स की बात करूं, फॉर एग्जांपल स्टेट ए है, स्टेट बी है, मैं इस पिस्टन को ए से बी तक दबा कर ले गया, कंप्रेस कर दिया मैंने ए से बी तक। क्या आप मेरी बातें सुन रहे हैं? ए से बी तक कंप्रेस कर दिया। ए पर प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, बी पर प्रेशर P2 था, वॉल्यूम V2 था। तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट का मतलब यह है कि इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। अरे पल्ले नहीं पड़ी होगी, ज़्यादा मैंने बोल दी घनी अंग्रेजी। क्या बोला मैंने? P इंटू वी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है। ये लाइन मुझे ये कह रही है कि आइसोथर्मल प्रोसेस के किसी भी स्टेप पर आप चले जाओ, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं P1 V1 ये कहां पर हुआ? एट A इज इक्वल्स टू P2 V2 ये कहां पर हुआ? B पर। अगर बीच में एक और पॉइंट ले लें C, तो वहां का प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट भी इसके बराबर ही होने वाला है। तो एक लाइन तो हम ये सीख गए कि आइसोथर्मल प्रोसेस मिलेगी तो मैं इस लाइन का यूज कर लूंगा, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। सुन पाए हैं हम? यूज करेंगे अभी, ऐसा मत सोचना कि सर ऐसे ही छोड़ देंगे इसको, काम आएगी अभी। यहां तक पहुंच गए सभी? हटा दें? हटा रहा हूं। एक प्रोसेस में बहुत कुछ चीज़ें सीखने वाली होती हैं। आज पूरी आइसोथर्मल प्रोसेस खत्म करेंगे। हटा रहा हूं। जरा याद करना मेरी एक बात, हमने जब आपको पढ़ाया था शुरुआत के कुछ इनिशियल लेक्चर्स में, तब एक बात बोली थी कि इंटरनल एनर्जी नाम का एक वर्ड इंट्रोड्यूस किया था। बोला था कि आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ऐसा बोला था मैंने। मुझे याद है, आपको भी याद होगा ही, नहीं तो कॉपी पर लिखा होगा आपकी, अगर बनाए होंगे नोट्स तो। क्या बोले? आइडियल गैस के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम होगा तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आप बोलेंगे इंटरनल एनर्जी भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो अब एक और इसमें पार्ट आता है, एक और पंच लाइन बनने की तैयारी हो रही है। क्या है कि क्या हो अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस में फर्स्ट लॉ अप्लाई करके देखें। फर्स्ट लॉ किसका? थर्मोडायनेमिक्स का। तो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट लॉ
ऑफ थर्मोडी किस पे अप्लाई कर रहे हैं? अप्लाइड टू आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दूं आइसोथर्मल प्रोसेस पर, आप सबको पहले तो स्टेटमेंट याद होना चाहिए, डेल्टा क्यू इज द डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू इज द हीट ट्रांसफर, डेल्टा डब्ल्यू इज द वर्क डन, डेल्टा यू इज द चेंज एनर्जी। मेरी वर्डिंग बहुत ध्यान सुनना, बच्चे गड़बड़ कर लेते हैं। डेल्टा डब्ल्यू इज नॉट द चेंज इन वर्क डन, डेल्टा क्यू इज नॉट द चेंज इन हीट, दिस इज हीट ट्रांसफर्ड, वर्क डन, दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो डेल्टा सिर्फ यू के साथ लगकर चेंज का नाम ले रहा है, बाकी किसी के साथ वो चेंज को शो नहीं कर रहा, वो सिर्फ ट्रांसफर या डन, वर्क डन को शो कर रहा है। ये बात मेरी नोट कर लेना, मैंने पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन की थी, इस बार भी एक्सप्लेन कर दी है, बता दिया है, पिछली बार बताया भी था ऐसा क्यों है। आगे सुनिएगा। अगर मैं बात करूं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो टेम्परेचर सेम रहा, टेम्परेचर सेम रहा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हुई। मैंने अभी बोला था आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी किसके साथ वेरी करती है? टेम्परेचर के साथ, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है आइडियल गैस के लिए। अब तो मैं बोलूंगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हुआ आइसोथर्मल प्रोसेस में? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इसका मतलब डेल्टा यू, डेल्टा यू का नाम फिर बोल रहा हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। टेम्परेचर अगर नहीं बढ़ा है तो इंटरनल एनर्जी भी नहीं बढ़ेगी, वो कांस्टेंट ही रहेगी, और कांस्टेंट रहेगी यानी कि जितनी अभी है उतनी 1 घंटे बाद रहने वाली है, इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना है? 0 है। रख देंगे, क्या बना? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। मतलब इसका ये हुआ कि जितनी भी आप एनर्जी देंगे, जितनी भी आप सिस्टम को हीट देंगे या एनर्जी देंगे, वो सब की सब किस में चली जाएगी? वर्क डन में। जरा सी भी एनर्जी क्या नहीं करेगी? उसकी इंटरनल एनर्जी यानी उसका टेम्परेचर नहीं। तो हम बचपन से जानते हैं, बचपन का मतलब जब ये डेफिनेशन बताई थी वैसे ही सीख गए थे कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा मतलब इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो सारी की सारी एनर्जी गई कहाँ? वर्क डन में कन्वर्ट हो गई। ये भी लाइन पूछी जा सकती है। क्या पूछा जा सकता है? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट लॉ के 4 स्टेटमेंट लिखे होंगे, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू प्लस माइनस खेलते रहेंगे वो, समझ रहे हैं मेरी बात? पूरा ही क्या ही बोलूं, सुन लिया हमने इतना। क्या कंक्लूजन निकला? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस हीट गिवन टू द सिस्टम वर्क इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। वो सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट होती है? वर्क में कन्वर्ट होती है। वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती। खत्म किस्सा इसका भी। अगली हेडिंग लिखते चल रहे हो? अगली और बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। जब तक मैं हेडिंग लिख रहा हूं उतनी देर में आप क्या इतना सोच सकते हैं कि क्या कंडीशंस थी आइसोथर्मल प्रोसेस की? कुछ याद रहा? अभी बोला था 2 मिनट पहले। हमने क्या सीखा है अब तक कि वर्क डन किसी भी प्रोसेस में गैस जो वर्क डन। अच्छा एक और बात, हम इतनी कहानी पढ़ाए हैं, एक बात बहुत ज़रूरी है कि वर्क डन हम गैस का निकाल रहे हैं। जब भी वर्क डन का क्वेश्चन आता है, मैंने वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में ही बोला था आपसे कि जब भी वर्क का क्वेश्चन आता है तो अपने आप से सबसे पहले हम ये पूछते हैं कि वर्क कर कौन रहा है, किसका वर्क डन मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसी के अकॉर्डिंग प्लस माइनस का खेल चलता आया है अब तक। केमिस्ट्री में हम जब कैलकुलेट करते हैं तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल सिस्टम कैलकुलेट करते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले ने कितना वर्क किया। फिजिक्स में जब हम कर रहे हैं तो वर्क डन हम किसका कैलकुलेट करते हैं? गैस का वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो इन 2 वजहों से फिजिक्स और केमिस्ट्री की साइन कन्वेंशन पलट जाती हैं, अपोजिट हो जाती हैं एक दूसरे के।
अगर किसी ने पढ़ी हो केमिस्ट्री में थर्मोडी तो उसको फील होगा, रियलाइज़ होगा कि सर यहाँ पर जो वर्क पॉजिटिव लेते हैं वहाँ पर तो वो वर्क नेगेटिव लिया जाता है। वजह बता दी है मैंने, वर्क डिपेंड करता है किसने किया है। हम वर्क डन जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, बाय द गैस। तो यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है मैंने, वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वैसे ये हेडिंग अच्छी नहीं लग रही है सुनने में, लेकिन अंडरस्टूड होता है कि हम शुरुआत ही कहाँ से करे थे, वर्क डन बाय गैस से। चलिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला मैं जानता था, क्या जानता था, वर्क डन इज इक्वल टू पी डीवी इंटीग्रेशन। क्या हमें ये बात पता है, वर्क डन इज पी डीवी, डेरिवेशन कर चुके हैं। अब मैं बात कर रहा था कि इंटीग्रेशन करते टाइम पर मैं किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूं, वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में। ये तो प्रेशर लिखा है, और प्रेशर भी अगर कांस्टेंट होता तो मैं इंटीग्रेशन के बाहर खींच लेता, लेकिन प्रेशर तो कांस्टेंट है नहीं। क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, हम पहले भी लिख चुके हैं लेकिन फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो P इज इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी। जैसे ही मैंने इसको P की वैल्यू को निकाला, अब मैंने, आप सोचेंगे सर P की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, इसलिए निकाल रहे हैं P की वैल्यू क्योंकि P एक ऐसा टर्म है जो वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है। प्रेशर क्या है, इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ऐसा फील हो जाएगा आपको कि प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था कैसे डिपेंड कर रहा है, इनवर्स रिलेशन है। और जब मैं इंटीग्रेशन वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो यहां पर भी मैं वॉल्यूम का टर्म लाना चाहता हूं, इसलिए मैंने प्रेशर की वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया किसमें, वॉल्यूम के टर्म्स में। ये P की वैल्यू मैं उठाकर इक्वेशन 1 में रखने वाला हूं। देखना जरा कैसे लगती है, कैसे लगती है रखने के बाद। P इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एन आर टी अपॉन वी इंटू डी वी। अरे डी वी समझते हैं, वी क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है। क्या हमने एक बात बोली थी कि एन आर टी तीनों ही कांस्टेंट हैं, तो तीनों ही मैंने क्या कर लिए, बाहर खींच लिए लॉग के कह रहा हूँ, इंटीग्रेशन के। क्या बच गया, 1 अपॉन वी डी वी। अब आप बोल रहे हैं कि सर इंटीग्रेशन करना है, हमने ये भी सिखाया था कि जब इंटीग्रेशन करेंगे कि तो हम ये डिसाइड कर लेंगे प्रोसेस में कहाँ से कहाँ तक का चेंज हो रहा है। तो मैं एक बात बोल दे रहा हूँ, प्रोसेस जो हो रही है वो इनिशियल वॉल्यूम V1 से शुरू हुई और कहाँ पे फिनिश हुई, V2 पे फिनिश हुई। इनिशियल वॉल्यूम कितना V1, फाइनल वॉल्यूम कितना V2। सुना कुछ मेरा सेंटेंस सुना है, तो इनिशियल वॉल्यूम मेरा V1 है, फाइनल वॉल्यूम मेरा V2 है, V1 है V2। आई थिंक ये लाइन आपने सुन पाई होगी, V1 V2 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम। लिमिट लगा दी मैंने, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर, अरे ऐसे समझो, एकदम से गड़बड़ कर लेते हो। पॉइंट ए पर थी पिस्टन मेरी, ये गैस भरी हुई थी, मैं इसको एक्सपेंड की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए एक्सपेंशन हुआ, कहाँ तक पहुँच गए, P2 V2 तक पहुँच गए। तो ये जो बीच में एक्सपेंशन हुआ है, ये वर्क डन मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ। तो आप बोलेंगे वॉल्यूम पहले V1 था, अब कितना हो गया, V2 हो गया। तो वही मैंने लिमिट लगा दी V1 से V2 तक। लिमिट लगाते ही मुझे पता चला, शायद इसके नीचे दिखेगा नहीं, मुझे ऐसा उम्मीद है, NRT ऐसा ही लिखा रहा। 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन होता है, आपको शायद याद हो, log V होता है। 1 अपॉन x का log x होता है, याद है, नहीं याद है तो पुराने लेक्चर में जाकर ढूंढिएगा। 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन log बेस कितना E और V। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, V1 से V2 तक। अब मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितना लॉग पढ़ा है। लॉग बेस E जब लिखा होता है तो इसको शॉर्ट में, दोबारा सुनना, जब 1 अपॉन V का इंटीग्रेशन या किसी का भी 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन करते हैं तो लॉग जो आता है वो बेस किसके साथ आता है, E के साथ आता है। और लॉग बेस E को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं या लिख सकते हैं ln। इतना बड़ा टर्म नहीं लिखते हैं, लॉग फिर बेस में E लगाएंगे, इससे अच्छा मैं क्या लिख देता हूँ इसको, ln। ये लिखा जाता है, ऑफिशियल है, मैं अपनी तरफ से मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ।
आपको इसके बाद पता होगा लिमिट रखी जाती है, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं, NRT। अपर लिमिट रखी मैंने तो log अपर लिमिट इज V2 माइनस log V1। अरे बचपन में log पढ़ा होगा अगर तो याद होगा, log A माइनस log B इज log A अपॉन B। नहीं याद है क्या? जिनको नहीं याद है उनके लिए लिख देता हूँ, log A माइनस log B को मैं क्या लिख सकता हूँ, log A अपॉन B। और यही अगर यहाँ पर प्लस होता, log A प्लस log B होता, तो हम इसको log A इंटू B लिखते। ये प्रॉपर्टी है log की, बचपन में पढ़ी होगी शायद, 8th 9th 10th कभी भी पढ़ी होगी, कभी ना कभी तो पढ़ी होगी, बताइएगा। log V2 माइनस V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा बोलिएगा, NRT। अरे log A माइनस log B को क्या लिख सकते हैं, log A अपॉन B, तो ये बन गया log V2 अपॉन V1 W। फिर से बोल दूं, ln का मतलब log का बेस कितना है, e है, log का बेस कितना है, e है। हालांकि आपको अभी शायद इसकी ज़रूरत ना महसूस हो, लेकिन पता होना चाहिए कि अगर मैं इस log बेस e को log बेस, मैं कहाँ पहुँच गया, छोड़ो। ये बन गया है log वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन बाय द गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बहुत छोटा सा नन्ना सा एक डेरिवेशन है, NRT log V2 अपॉन V1। अब अगर यहाँ तक बात चली गई है तो एक बात और सुनते जाओ, सुनी लो मेरी बात पहले। अगर न्यूमेरिकल आता है तो जनरली हमारे पास जो बुक्स हैं उनमें जो पीछे लॉग की टेबल्स दी गई हैं वो लॉग बेस 10 के साथ दी गई हैं। किसके साथ दी गई हैं, लॉग बेस 10 के साथ। तो अगर मैं इसका लॉग का बेस चेंज करूंगा, आप घबराना कतई, मैं फॉर्मूला याद कर लो। तो एक फैक्टर आता है 2.303 NRT। कौन सा फैक्टर आ गया, 2.3। ये फैक्टर ने क्या कर दिया, लॉग का बेस बदल दिया और ई की जगह कितना कर दिया है, बेस 10, V2 अपॉन V1। दिस इज योर फाइनल आंसर। लॉग बेस 10 में मैंने कन्वर्ट क्यों किया, बिकॉज जनरली जो लॉग की टेबल्स होती हैं हमारी बुक्स के बैक साइड में, लास्ट पेजेस पर लगभग होती हैं हमेशा, तो वो टेबल्स लॉग बेस 10 के साथ दी गई होती हैं। तो वो टेबल्स से मैच करने के लिए हमने एक फैक्टर लगा दिया है 2.303। अब लॉग बेस ई नहीं रहकर क्या हो गया है, लॉग बेस 10 हो गया है। आई थिंक ये बात क्लियर है। एक बात और, क्वेश्चन में अगर न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं, आपको बोला गया वॉल्यूम नहीं दिया गया, उसने छुपा लिया, उसने बोला कि प्रेशर 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह गया, तब वर्क डन कैलकुलेट करो। उसने प्रेशर दे दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, प्रेशर दे दिया। तो क्या मैंने थोड़ी देर पहले प्रेशर और वॉल्यूम के बीच रिलेशन बताया था, पहले इतना छाप लिया आपने। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा, प्रेशर के टर्म्स में लिखूंगा, हटा दूं इतना। इसी रिजल्ट को इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, क्या हमने थोड़ी देर पहले एक लाइन लिखी थी, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अरे थोड़ी देर पहले यही सीखा था, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए यही बात सीखी थी। तो क्या मैं यहां से V2 अपॉन V1 की वैल्यू निकाल लूं, V2 अपॉन V1 की वैल्यू, V1 इधर आ गया, क्या P1 अपॉन P2 आ गई? जरूरत भी नहीं थी वैसे तो हमें, लेकिन फिर भी मैंने बता दी, V2 अपॉन V1 की वैल्यू P1 अपॉन P2 आ गई है। तो इसकी V2 अपॉन V1 जगह क्या रख सकता हूं, देखिए, वर्क डन इक्वल्स टू 2.303 NRT लॉग बेस 10, V2 अपॉन V1 की जगह क्या रख दिया, P1 अपॉन P2। अब तो लड़ाई खत्म हो गई। अब तो जितना भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आएगा, आप खत्म कर देंगे, मार देंगे एकदम क्वेश्चन को। क्यों मार देंगे, क्यों? क्योंकि हमें वॉल्यूम के टर्म्स में भी रिजल्ट पता है, प्रेशर के टर्म्स में भी रिजल्ट पता है। अब तो हम होशियार हो गए। मेरी बात सुनना, पूरी बात खत्म करूँगा। फटाफट से लिस्ट कॉपी सामने रखिए, फटाफट से बात सुनिए। आइसोथर्मल प्रोसेस से शुरुआत की। क्या होती है आइसोथर्मल प्रोसेस? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। आइसोथर्मल प्रोसेस कराने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, यानी कि जितनी भी हीट डेवलप हो या हीट की कमी हो वो सब पूरी होती रहे, या तो बाहर निकल जाए या अंदर वापस हीट आ जाए।
उसके लिए वॉल्स कैसी होनी चाहिए, डायाथर्मिक, पहली कंडीशन, वॉल्स मस्ट बी डायाथर्मिक। दूसरी कंडीशन कि हीट को ट्रांसफ़र होने में टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो उस ड्यूरेशन में हमारा सिस्टम का टेम्परेचर ना बढ़ जाए या ना घट जाए, उसलिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस को स्लोली करवाते हैं। प्रोसेस को कैसे करवाते हैं, स्लोली। तो 2 कंडीशंस हो गई। उसके बाद हमने पढ़ा फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। आई थिंक सब बातें सुनते जा रहे हैं। एक वर्क डन का डेरिवेशन कर डाला। एक बात ये बता दी कि P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 होता है, क्योंकि T कांस्टेंट होता है। सब बातें ख़त्म करके बढ़िया सा नोट्स बना के हमें दिखवाइएगा, फिर हम आगे बात करते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में। तब तक ऑल दी बेस्ट।